अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज तीन बड़े अहम सवालात हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत भी कह सकते हैं कि उनकी जानिब से अनाउंसमेंट किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी और उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस हैं। IMF को ख़त लिखा है, साइफर केस का हवाला दिया गया और फिर दहशतगर्दी की जो सरगर्मी है उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात मुलव्वस है। इसके साथ साथ ये वफाकी हुकूमत से भी ऐलान किया गया कि उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी चलाया जाएगा। और ये उस रेफरेंस के अंदर बात की जा रही है कि जब कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी और उस रूलिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी थी असम्बली तहलील करने की। और उस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने असम्बली तहलील करके मुल्क में इलेक्शन का ऐलान किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फिर एक लार्जर बेंच ने यह फैसला दिया था कि ये रूलिंग गैर कानूनी, गैर आईनी है और इलेक्शन रोक दिए गए थे और फिर अदम एतमाद की तहरीक हुई और हुकूमत का खात्मा हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जजमेंट दी है उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। और इसमें जो दरख्वास्त दायर की गई है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनकी जानिब से की गई है। और एक और बड़ा अहम मामला, हमने पिछले 1.5-2 साल के अंदर एक जैसे ही मुकदमात जो हैं कि वो चारों सूबों के अंदर और ख़वातीन भी इसके अंदर काफ़ी निशाना बनाई गई। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर सनम जावेद जो लाहौर से मुकदमात शुरू हुए और फिर वो मियाँ वाली, सरगोदा से गुजरांवाला से इस्लामाबाद से बलूचिस्तान उनको ले जाना था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल आखिर आज 14 माह के बाद उनको आर्जी रिहाई का हुक्म दिया है और जुमरात को तमाम उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो रिकॉर्ड मांगा गया है। तो ये सारे अमूर होंगे, कुछ सियासी सूरत हाल भी होगी मुल्क की जो हम बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इस्लामाबाद से इन्होंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, कामयाब नहीं हो सके। फार्म 47 के मुताबिक इनका क्लेम है कि फार्म 45 के मुताबिक ये अवामी नुमाइंदे हैं। रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो भी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्काइप पे हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर कमल इस्लाम राजा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रावलपिंडी से कामयाब हुए हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदो खेल साहब जो हैं वो भी हमें स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आमिर मुगल साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, वफाकी हुकूमत का ऐलान भी देख लिया, तो अब तो आपके जो ये 41 अरकान हैं जो आज़ाद डिक्लेयर किए गए थे तो वो तो डर जाएंगे कि अच्छा 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तो आपकी पार्टी बंद हो जानी है, तो इधर जाने की बजाय बेहतर है हुकूमत की तरफ जाएँ हम। देखिए जी, मैं तो इस पर यही तबसरा करूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं किया तहरीक इंसाफ के ऊपर। हमारे ऊपर तो वैसे ही गैर एलानिया पाबंदी है, जलसा हम नहीं कर सकते, जुलूस हम नहीं निकाल सकते, बल्ला हमसे छीन लिया, हमारे उम्मीदवारों से पेपर छीन लिए, हमारे प्रोपोजल स्कैंडर अगवा कर लिए, हमारे उम्मीदवार अगवा किए, हमें ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ना कोई रैली निकालने दी, ना कोई जलसा करने दिया। तो पाबंदी तो हमारे ऊपर पहले ही है, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनका आखिरी अरबा है और ये बिल्कुल जो है ना इनका ये समझें कि आखिरी इनकी चाल है और ये भी मुंह की खाएंगे। और सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस जाना है और इनके पास क्या जवाज़ है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, इसलिए इसको 8 फरवरी को अवाम ने मैंडेट दिया, 2/3 अक्सरियत दी है। अलहदा बात है कि उसको दिन दिहाड़े फॉर्म 47 के साथ लूट लिया गया है। वो जो कच्चे के डाकू हैं वो लूटते हैं AK-47 यानी क्लाशनकोव के ज़रिए, ये पक्के के डाकू हैं इन्होंने हमारा मैंडेट लूट लिया है फॉर्म 47 के ज़रिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ट्राई भी करके देख लें, आखिरी जो हरबा है इसको भी इस्तेमाल करके देख लें। तहरीक इंसाफ का ना एक कारकुन ये अपनी जगह से हिला सकते हैं, ना हमारे जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको अपनी जगह से हिला सकते हैं। फॉर्म आ चुके, रात गए तक इतलात थी कुछ 30-32 आपके एफिडेविट आ चुके थे, तो क्या 41 सारे आ चुके हैं या कुछ लोग आपके मुल्क से बाहर भी हैं? अभी तीन लोग मुल्क से बाहर हैं, एक को अगवा किया हुआ है और बाकी ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं। जिनको अगवा किया हुआ है वो भी अगवा होने से पहले 1 दिन पहले उन्होंने अपना बयान अल्फी जो है वो दिया हुआ है, वो पार्टी के पास मौजूद है। ऑलमोस्ट आपके सारे इंटैक्ट हैं। मैं जरा 1 मिनट कादर मंदो खेल साहब की तरफ आता हूँ, फिर जो है कमर इस्लाम साहब आपकी तरफ आऊँगा। नून लीग का एक नैरेटिव पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नजर आ जाएगा। पीपल्स पार्टी मंदो खेल साहब कहाँ खड़ी होगी इस सारी सूरत हाल के अंदर? हमें याद है जब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब ने भी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऑलमोस्ट इसी किस्म के सारे एलिगेशन थे कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी कि सियासत के अंदर सियासी मैदान में मुकाबला अच्छा लगता है, सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लगाना अच्छा नहीं है।
तो इस वक्त अब जो ये अनाउंसमेंट हुई है, तो अब आपकी पार्टी की क्या वही पोजीशन होगी या कोई पोजीशन चेंज होगी? देखिए, इससे पहले जो पाबंदी की जो इतलात आई है, उस वक्त भी मैंने मुखालफत की है, मेरे पार्टी ने मुखालफत की है। आज भी मैं मुखालफत कर रहा हूँ, हमारे सीनियर दोस्तों ने भी मुखालफत की है, चाहे रजा रबानी साहब हो, चाहे खुर्शीद शाह साहब हो, चाहे नासिर शाह साहब हो, चाहे शरजील मेमन साहब हो। बात यह है कि यकीनन जो पीटीआई के जो जुर्म है या उन्होंने जो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने की जो इकदाम किए, वो तो उसको तो कोई खुशामदीद नहीं कहता है। लेकिन सवाल ये कि ये सारी चीजें आज आपको क्यों याद आ रही है? आप बौखलाहट का शिकार हो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जबकि मैं उस फैसले को भी कानून और आईन नहीं समझता हूँ, वो एक सियासी फैसला है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि 23 सीटें अगर पीटीआई की कौमी असम्बली में बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और पंजाब असम्बली में अगर इनके सीटें बढ़ जाए तो पंजाब असम्बली में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं समझ रहा हूँ हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। और जो आज इजलास था, तो बाज़ाहिर तो ये कहा गया कि इजलास मुलतवी हो गया, लेकिन उसका असरात और उनके फैसले तो सामने आ गए अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि न तो मैं पीटीआई को इस हवाले से माजी में उनको अप्रिशिएट किए, न आज मुस्लिम लीग नून को अप्रिशिएट करूंगा। हम इस सियासी जंग जो है ना सियासी मैदान में लड़ना चाहिए। न तो हमें किसी के घरों को चेक करके किसी का निकाहनामा चेक करना चाहिए, न किसी को गद्दार का लेबल देना चाहिए, न किसी पार्टी पाबंदी लगाना चाहिए। और बिल फर्ज पाबंदी लगा भी ले, अब अगर आप थोड़ी 5 महीने पहले की चले जाए, जो सिंबल पीटीआई से छीन लिया गया, तो वो पीटीआई को तो फिर भी वोट पड़ गया। तो इस तरह अगर आप पीटीआई पाबंदी लगा ले तो वो सुन्नी एहतियात कौंसिल या किसी और नाम से सामने आ जाएगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? तो मैं समझ रहा हूँ कि ये गैर जमहूरी और गैर सियासी फैसले है, हुकूमत को इससे दूर होना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। अच्छा कंवर साहब, आपकी तरफ भी आ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी डिटेल हमने सुनी, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। एक जो बुनियादी सवाल हर शख्स के ज़हन में आता है, अभी कादर मंदोखेल साहब भी बात कर रहे हैं कि जो बुनियादी हक था आपका, जो अवाम की नुमाइंदगी का, अवाम ने जितने वोट दिए आपके उतने कैंडिडेट असम्बली में आ गए, नेशनल असम्बली में, चारों सूबाई असम्बलीज़ के अंदर भी, और उस तनासुब से आपको रिजर्व सीट मिल गई। अब ये मामला जो आज़ाद अरकान आ गए, 80-90 आ गए, अब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर आपको नहीं भी मिलता तो क्या इतना शदीद रिएक्शन होना चाहिए था? आपके अपनी तो मैंडेट डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपको एक्स्ट्रा जो मिल रहा था, जिसको कोर्ट में कुछ लोगों ने बोनस भी कहा या और लफ्ज इस्तेमाल किए, हम वो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, लेकिन बुनियादी हक तो आपको अपना मिल गया, उसके अंदर तो कोई कटौती नहीं हुई। तो फिर इतना रिएक्शन क्यों हुआ कि आप मामलात को आगे ले जाने की बजाय ये सारी सियासी कशीदगी, तनाव और ये ज़्यादा इश्तियाल अंगेजी नहीं मजीद फैलेगी सोसाइटी में? ये पहली बात तो ये है, वो लफ्ज जो आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, वो शायद माले गनीमत और इस टाइप के लफ्ज इस्तेमाल करते थे। लूट का माल, कमर साहब, लूट का माल। दीगर सियासी जमातें भी उस बोनस में या उस माले गनीमत में शरीक थी, हमारी इत्तेहादी जमातें भी और कुछ अपोजिशन की जमातें। एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि इसको इससे लिंक करना इस फैसले से, मेरा ख्याल है कि इसकी टाइमिंग के बारे में आप सवाल उठा सकते हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद ये जो इंटेंट का इजहार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, इंटेंट का ज़ाहिर है अभी हुकूमत की जो कंसिडर्ड या कंसोलिडेटेड या लीगली स्पीकिंग अगर कहें तो वो तो आएगा कैबिनेट मीटिंग के बाद, जब गवर्नमेंट ये फैसला कर लेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत के कैबिनेट के एक रुकन हैं और वो वज़ीर इत्तलात ने कि जो काबीना के मामलात को ही वज़ीर इत्तलात के थ्रू उन्हीं की ज़ुबान से बयान किया जाता है, तो लिहाजा उसमें आप कोई कसर तो नहीं रह गई, कोई फ़र्क नहीं रह गया। कैबिनेट चलो फॉर्मली अप्रूव करेगी या अगर हाउस में भी कोई ऐसी चीज़ लाई जाती है वो बात की बात है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ लिंक करना, चूंकि जिस तरह मंदोखेल साहब ने कहा और वैसे भी फिगर्स बता रहे हैं कि उसमें कोई हुकूमत के हवाले से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खतरा भी लाख नहीं होगा हुकूमत को अददी अक्सरियत के हवाले से। ये जो है वो कंफर्टेबल अक्सरियत है हमारी। रिसेंटली बजट पास हुआ है और उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों ने तो अच्छा, एक कमर साहब, एक और सवाल ये पैदा होता है कि आपके इत्तेहादी अगर पीएस पार्टी भी इसको सपोर्ट नहीं करती या एएनपी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे,
तो फिर तो आप असम्बली के अंदर आपकी अक्सरियत भी नहीं है, तो ऐसी कैबिनेट जिसको ऐवान की अक्सरियत इस फैसले की हद तक सपोर्ट हासिल ना हो, तो उसकी लिजिटिमेसी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन होगा कि वो शायद सिर्फ एक जमात का है जिसके नंबर जो है अभी आपके 110 के करीब है शायद असम्बली में, तो आप नहीं समझते कि उसकी फिर कानूनी हैसियत कमज़ोर हो जाएगी इस फैसले की? आपने फरमाया, लेकिन ये बात हम तब करने के काबिल होंगे इफ्स एंड बट्स पे किसी स्टेटमेंट का या किसी चीज का दारोमदार नहीं होता। मेरी जाती राय हो सकता है, मेरी जमात से मुख्तलिफ भी अक्सर औकात लोगों की होती है, लेकिन जमात का जब फैसला हो जाता है तो फिर वो बाइंडिंग होता है। बजट के हवाले से बहुत से हमारी पार्लिमानी पार्टी के दोस्तों की आरा मुख्तलिफ थी, लेकिन जाहिर है मुल्क एक मुश्किल हालात में था। पीपल्स पार्टी के दोस्तों की मुख्तलिफ थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से 100% उस बजट को सपोर्ट किया। इसी तरह इत्तेहादी जमातें, जो बड़ी इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, इनका जब फैसला फॉर्मली आएगा आफ्टर किसी मीटिंग होती है या क़यादत की तरफ से या चेयरमैन साहब या शरीक चेयरमैन साहब की तरफ से, तो फिर इस पे बात हो सकेगी कि वेदर ये वैलिड पॉइंट है। इस पे कमेंट करना या कोई ऐसी बात कहना मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा। एग्री, ठीक है। मैं रियासत आज़ाद साहब से भी इस पे कमेंट ले लूँ, फिर मैं आते हैं दूसरा जो आर्टिकल 6 का मामला, उस पर भी आपसे ज़रा राय लेते हैं। रियासत साहब, आप जो ये सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी का मामला, हमने 70s में नेशनल अवामी पार्टी पे एक बैन लगा था, लेकिन फिर वो ANP के नाम से आ गई। PTI के दौरे हुकूमत में TLP के ऊपर जो है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी, लेकिन रेफरेंस नहीं सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, तो वो कार्रवाई वहीं पर रुक गई थी। तो अयूब खान के दौर में शायद अक्रॉस द बोर्ड सारी जमातों को पाबंदी लगाई, लेकिन फिर वो भी विड्रॉ हो गई। तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, सियासी माहौल जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ला बता दूं। जो PPO है, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002, उसका सेक्शन 15 है। उसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडेड हो, एंटी टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, और उसके अलावा सॉवरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, तो फिर क्या होता है कि जी जो गवर्नमेंट है वो एक गजट नोटिफिकेशन करेगी, और उस नोटिफिकेशन को 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट उसको भेजेगी, और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट डिसाइड करेगी कि क्या कोई ऐसी एविडेंस है, तो वो उसको यस में आंसर करेगी, और अगर नहीं है तो वो नो में आंसर आ जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच होगा या क्या होगा? इसमें एक और चीज बताओ, इसके साथ एक आर्टिकल और भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, जो 17 है, 17(2) जी, उसके तहत आप उसको देखेंगे, उसके अंदर भी ये उसका क्राइटेरिया। इलेक्शन एक्ट 2017 का 212 भी है। जी, 212 भी है, बिल्कुल ये बात है। अब आ गया अगला सवाल के सुप्रीम कोर्ट, इसको आपने सवाल किया, अगर टेकअप करती है तो इसमें भी तशरीह का मामला या क्या है? ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनता है कि कौन सुनता है, ये तो अभी हम नहीं कह सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इसको डिसाइड करेगी। प्रोसीजर एक्ट की तनाज़ुर में पूछ रहा था कि शायद उसके अंदर ये नहीं होगा, प्रोसीजर तो इसमें अप्लाई नहीं करेगा ना, इसलिए कि वो 184 आर्टिकल जो है ना, सब आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई प्रोसीडिंग होती है तो फिर वो आएगा, उसमें फिर अपील भी है और सारे मामला हैं। और मेरा बीइंग एक सियासी वर्कर के, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए। स्टेटमेंट दे रहा हूं, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आपने कहा पहले नैप था, नेशनल अवामी पार्टी थी, फिर वो ANP हो गए। अगर आज PTI को आप बैन, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो किसी और नाम से ये आ जाएंगे, ITV पे आ जाएंगे। मैं वही कहता हूं तो ये TIP हो जाएगा, टिप बन जाएगा। ये इसका कोई सलूशन नहीं है। सियासी लोगों को सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहिए, लेकिन इसको अब लोग ये इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, जोड़ के साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। आपको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले PTI के मुतालिक ये कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी थी और है। आज आप उसके खिलाफ भेजेंगे तो क्या उनकी राय चेंज हो जाएगी? तीसरी बात, अंडर आर्टिकल 189 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो बाइंडिंग है। गवर्नमेंट ने रिएक्शन शो किया, बजाय उसको इंप्लीमेंट करने के आपने रिएक्टिव हो के ये एक स्टेप ले लिया। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी लेजिस्लेशन असम्बली में आ जाती है, जॉइंट सेशन में आ जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुनाफी है, इसको हम अमल नहीं करते, अगर वो फर्ज किया मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट जो है कि वो वोट करते हैं और उसको कानून बना देते हैं,
सबसे पहले तो मुझे बताएं भाई, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके पास अमेंडमेंट करने की वो क्वांटम ऑफ वोट ही नहीं है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं हम, कानून साजी तो सिंपल मेजॉरिटी के लिए अगर वो करते, अच्छा कानून साजी के लिए भी करते हैं तो कहां लिखा है? एक चीज मुझे एक प्रेसिडेंट बता दें, कोई जजमेंट मुझे रेफर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका जो मैंडेट है उसको आप फर्स्टेट कर दें। आप ऐसा कर रहे जैसे अभी आपने, अगर लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इस पे अमल दरामद नहीं होता, जैसे इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप सीटें को वो दें और आप नहीं करते, तो ये कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले की। एक ये भी उसका रिपरकशन हो सकता है, कोई भी शख्स जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, चूंकि ये तो उसका मैंडेट है। और तीसरी बात, आपने रिव्यू की बात की, रिव्यू में अगर जाते तो टिपिकली ग्राफिकली मैकेनिकली कोई मिस्टेक है तो वो रिव्यू हो सकती। जो रीजंस ऑफ द डिसीजन है वो 190 के एंगल पे जाके, क्योंकि वही बेंच होगा, वही जजेस होंगे, वही काउंसिल होगा, तो क्या वो इसको हटा देंगे? उसमें सिर्फ रिव्यू का मतलब है कि उसी चीज को दोबारा देखना है, उन्हीं लोगों ने देखना है। उसमें है कि जी सलमान की जगह पे सलमा लिख दिया गया, 5000 की जगह पे 5 लाख लिख दिया, उसको तो वो रिव्यू कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रीजंस ऑफ द डिसीजन उसको चेंज नहीं कर सकते। वो उम्मीद तो रखनी चाहिए कि मुमकिन है 8-5 की जगह जो है कि वो 7-6 हो जाए या 6-7 हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 9-4 भी हो सकता है। एक और कर दूं, पता नहीं मेरे भाई हैं सारे जो एडवाइस भी कर रहे हैं, मैं उनसे माजरत के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूं। हुकूमत को बिल्कुल रिव्यू फाइल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बजाय वहां पे नून लीग कर रही है। वही मैं मतलब आप यही कहूंगा ना, अगर वो जा रहे हैं ना तो ये मेरे लफ्ज याद रखना, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इसमें सुबकी हो सकती है, इसमें कोई नहीं हो सकता। अच्छा आमिर मुगल साहब जो है कि आर्टिकल 6 जो है कि आपके चेयरमैन पार्टी के ऊपर भी और सदर मुमलिकत के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी लग रहा है, और आप जिस बुनियाद के ऊपर देखें ना, आप भी कहते हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन की वायलेशन की, आइन इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाए, या बाकी जितने भी आपके सारी डिमांड्स हैं कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। और ये 3 साहब जो हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक को इन्होंने भी रोका, फ्रस्ट्रेट किया उस प्रोसेस को, तो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? फिर देखें जी, सबसे पहले तो इंजीनियर साहब ने जो कहा कि हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमारा साथ देगी, और जो उनके बयानात हैं मैं उनको सीरियस नहीं लेता। जिस तरह इन्होंने बजट के वक्त भी बयानात दिए थे लेकिन फिर हमारा साथ दिया था, तो बेसिकली इंजीनियर साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने हमें फॉर्म 47 के ज़रिए दोनों पार्टियों को आपस में जोड़ा है, तो जब हम ये कोई इस तरह का कोई मूवमेंट करेंगे तहरीक इंसाफ को बैन करने की, तो वो इनको राज़ी कर लेंगे। और वैसे भी ना राज़ी हों तो आपको पता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी तहरीक इंसाफ की तरह कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, और फिर इस पर बड़ा ज़ोर दिया था, तो एक राव अनवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, और उसके बाद आपने देखा था कि पीपल्स पार्टी ने 90 दिन के अंदर जो है वो आइन की मुताबिक जो इलेक्शन है उसका मुतालबे से दस्तबरदार भी हो गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मंदोखेल साहब के जज्बात हैं, या जो रज़ा रबानी साहब के जज्बात हैं, या खुर्शीद शाह साहब के जज्बात हैं, ये इनसे कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ जाएगी कि ये भी मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसका साथ देने के मजबूर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी एक दफ़ा जो है कि वो बाकायदा अपना प्रैक्टिकली अमल दिखा चुकी है। जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा था, मुखालफत करके रोका था, वरना तो उस वक्त भी नून लीग बड़ी तैयार नहीं। मेरा फिर रिक्वेस्ट अपनी जगह है कि जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत दी है उन्होंने एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है राव अनवार से या उस टाइप के किसी बंदे से, तो अल्लाह करे कि ये उसको बर्दाश्त कर लें। ये ना हो कि वो जिस तरह 90 दिन के मुतालबे से इंतखाबात के दस्तबरदार हो गए थे, तो ये इससे भी ना हो जाए। हम तो कहते हैं ये खुशाइन बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए किसी भी पोलिटिकल पार्टी में। अब आपने बात की आर्टिकल 6 की जी, तो वो तो वक्त ने साबित कर दिया। सबसे पहली तो बात है कानून क्या है, ये तो आपको रियासत एजाज साहब बेहतर बता सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अब इसकी इंटरप्रिटेशन तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की थी कि नहीं हम कर सकते हैं, और जो इसकी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि वो रूलिंग जो है वो ठीक नहीं थी। लेकिन कासिम सूरी की वो जो रूलिंग थी वो जिस रीज़न पे उन्होंने दी थी, आज तो मेरे ख्याल में वो रीज़न पूरी दुनिया के सामने सच साबित हो चुकी है कि नहीं सर, हाँ वही ना, साइफर आया था और इसमें अमेरिकन और उसमें अमेरिकन जो है वो दखल अंदाजी शामिल थी, उनके कहने पे ये किया गया। ये तो अब सारी बातें सबके सामने आ चुकी हैं सर। तो मेरे ख्याल में
ये एक्सरसाइज भी जो है वो इस गवर्नमेंट की या नॉन लीग की ये भी ज़ाया जाएगी। नहीं होगी। जरा ब्रेक ले लेते हैं तो फिर इस पे कादर मंदो खेल हम लेंगे ज़रा, और कमर इस्लाम साहब, राजा साहब जो नून लीग के नुमाइंदगी करें, उनसे भी ज़रा आर्टिकल 6 के हवाले से, आर्टिकल 5 के हवाले से भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।